हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन बात करेंगे कुछ उनके विशेष जो हैं गुणों के बारे में या क्वेश्चन से संबंधित और अन्य प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न मेरे पास में है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो देखिए, कक्षों के बारे में बात कर लेते हैं, हृदय के कक्षों के बारे में। पहली बात तो कक्षमय हृदय केवल किस में मिलेंगे आपको, कोर्डेट्स में मिलेंगे। ठीक है। यदि आप बात करो दो कक्ष वाला हृदय आपको किस में मिलता है, मछलियों में मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, मछलियों में। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, एक तो होता है आलिंद और दूसरा होता है आपके पास में निलय। ठीक है। फिर आते हैं तीन कक्ष वाले हृदय, ये आपको किस में देखने को मिलते हैं, ये उभयचरों में और सरीसृपों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो तो होते हैं आपके पास में आलिंद और एक होता है आपके पास में निलय। देखिए, इसका अपवाद है, इस अपवाद को जरूर ध्यान रखना है। अपवाद क्या है कि मगरमच्छ और घड़ियाल जो हैं इनमें चार कक्ष वाला हृदय होता है। कैसा हृदय होता है, चार कक्ष वाला हृदय। किसमें, मगरमच्छ और घड़ियाल में। इसके बाद में बात करें भाई, चार कक्ष वाला हृदय और किस में मिलता है आपको, तो आपको मनुष्य या मेमेलियंस में, स्तनधारियों में और उसके साथ पक्षियों में कितने कक्ष का हृदय मिलता है, चार कक्ष का हृदय मिलता है, जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। यानी कि आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, मनुष्य में हृदय में कितने कक्ष मिलेंगे आपको, चार कक्ष मिलेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। देखिए, चार ऑप्शन है, मैं चारों के बारे में आपको बताता हूं। रक्त का जो तरल भाग होता है बेटा, वो रक्त प्लाज्मा कहलाता है। रक्त प्लाज्मा की बात करें तो ये रक्त का 55% भाग होता है और इस रक्त प्लाज्मा में कुल 92% तक जल होता है। कितना जल होता है, 92% वाटर होता है। इसमें रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। यानी यदि आप रक्त से रक्त कणिकाओं को अलग कर दोगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दोगे, तो बचा हुआ शेष भाग क्या कहलाएगा, यही आपके पास में रक्त प्लाज्मा कहलाएगा। रक्त प्लाज्मा के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पोषक पदार्थ मिलेंगे और साथ में उत्सर्जी पदार्थ मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रिन कहां पर मिलती है, रक्त प्लाज्मा में मिलती है। ध्यान रखना है, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिन प्रोटीन है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये क्या काम करती है भैया, ये प्रासरण नियमन का काम करवाती है। ये भी कहां मिलती है आपको, रक्त प्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये क्या काम करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है और ये भी आपको कहाँ मिलती है, रक्त प्लाज्मा में। रक्त प्लाज्मा का कुल 7% भाग किसका होता है, प्रोटीन का होता है। फिर आपके पास में अगर आ जाए सीरम, सीरम किसे कहते हैं। देखिए, रक्त प्लाज्मा के अंदर से यदि आप रक्त का स्कंदन करने वाले कारक या प्रोटीन को हटा दो, अगर आप रक्त प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिन को हटा देते हो, तो बचा हुआ रक्त प्लाज्मा क्या कहलाएगा, यही आपके पास में सीरम कहलाएगा। फिर आता है लसिका। लसिका देखो क्या होता है, ये हल्का पीला या फिर रंगहीन होता है। या तो ये कैसा हो सकता है, हल्का पीला हो सकता है, या कैसा हो सकता है भैया, ये रंगहीन हो सकता है। देखो, एक्चुअल में लसिका होता क्या है, जब रक्त वाहिनिकाओं से छनकर रक्त अंतराकोशिकीय अवकाश में आ जाता है, उसे ही आप क्या कहते हो, लसिका कहते हो। लसिका में आपको क्या नहीं मिलेगा, लसिका में आपको आरबीसी नहीं मिलेगी और उसके साथ ही प्लेटलेट्स भी नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो लसिका में आपको क्या मिलेंगी भैया, डब्ल्यूबीसी मिलेगी। फिर लसिका से संबंधित एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि आपके शरीर में वसा का परिवहन कौन करवाता है। भैया, वसा का परिवहन लसिका करवाती है। कौन करवाता है, लसिका करवाती। फिर आता है हीमोग्लोबिन। तो देखो, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, ये गैसों का परिवहन करता है। ठीक है। और रक्त का लाल रंग भी किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो अपने पास में क्वेश्चन था, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा बेटा, रक्त का तरल भाग कहलाएगा प्लाज्मा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक आप किसको कहते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है यकृत। यकृत के बारे में क्या ध्यान रखना है भैया? यकृत के बारे में ध्यान रखना है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। यकृत का काम क्या है भैया? यकृत भोजन का संग्रहण करता है। अधिकांश प्रोटीन्स का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है। फिर पित्तरस का निर्माण, देखिए पित्तरस के निर्माण में बहुत कंफ्यूजन होता है। आपके शरीर में पित्ताशय होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है भैया, पित्ताशय में पित्तरस स्टोर होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण हमेशा ही यकृत के अंदर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है प्लीहा। प्लीहा को आप शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हो और उसके साथ में आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हो, क्योंकि आरबीसी जो है ये कहाँ जा करके नष्ट होती है? प्लीहा में। फिर है भैया अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा देखो 2 तरह की होती है, एक तो होती है लाल अस्थि मज्जा और दूसरी अपने पास में होती है पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जो है ये किसका निर्माण करवाती है? रक्त का। और पीली अस्थि मज्जा जो होती है वो वसा का संग्रहण करती है। फिर आता है अपने पास में वृक्क या किडनी। किडनी को आप क्या कहते हो? उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जन का कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है भैया। साथ में ही किडनी क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। और आपके ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में, पराशरण नियमन में कौन सहायक है? किडनी सहायक। फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये देखो, ये रहा प्लीहा। मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन है? प्लीहा है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों की बात करेंगे। सबसे पहले है स्टेथोस्कोप। भैया स्टेथोस्कोप का प्रयोग आप कब करते हो? शरीर के आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए। किसका प्रयोग करते हो आप प्रयोग करते हो स्टेथोस्कोप का। फिर मैं बात करूं स्पिग्मो मैनोमीटर की, इसका प्रयोग कहां करते हो भैया? इसे आप ब्लड प्रेशर मशीन कहते हो। कौन सी मशीन कहते हो? ब्लड प्रेशर मशीन, यानी इसका प्रयोग अपन कहां करते हैं? ब्लड प्रेशर मापने में करते हैं। फिर आता है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका प्रयोग अपन कहां करते हैं? हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम क्या है? ईसीजी। इसीलिए देखो, जब किसी को हृदय से संबंधित दिक्कत होती है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके लिए क्या वो जांच बताता है? ईसीजी बताता है। फिर आती है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप से आप क्या करते हो? शरीर के आंतरिक अंगों को सीधे देखते हो। एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसे शरीर में डाला जाता है। फिर शरीर के आंतरिक अंग जो हैं उन्हें देखा जाता है, उनकी जांच की जाती है। तो अपना क्वेश्चन था कि रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास में, लाल रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए यहाँ पर जो है सभी कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम लिखा है मैंने। सबसे पहले है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसको कहते हो भैया? डब्ल्यूबीसी को कहते हो। फिर है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आप किसको कहते हो? आरबीसी को कहते हो। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को आप क्या कहते हो? इरिथ्रोसाइट। फिर आती है आपके पास में थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट आप किसको कहते हो? प्लेटलेट्स को कहते हो। फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अभी अपन ने पढ़ा कि यदि आप रक्त में से रक्त कणिकाएं निकाल दोगे तो बचा हुआ रक्त क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, सभी का कार्य मैंने यहां पे लिखा है कि गैसों का परिवहन कौन करवाता है भैया? हीमोग्लोबिन करवाता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स करती हैं। शरीर की रक्षा करना किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का। और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना किसका काम है? प्लाज्मा का काम है। ठीक है, अभी अभी अपन ने बात की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी है? तो देखो, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी रक्त कणिका होती है उसका नाम है ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी। फिर बात करते हैं भाई डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है जो आकार में सबसे बड़ा होता है? चलो एक बार मैं समस्त डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेता हूं। डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती है बेटा। फर्स्ट होती है ग्रेनुलोसाइट और सेकंड वन होती है एग्रेनुलोसाइट। पहले ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। ऐसी रक्त कणिकाएं या ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके जीव द्रव में आपको कणिकाएं मिलती हैं वो ग्रेनुलोसाइट कहलाती हैं।
ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। फिर इसका काम क्या होता है भैया, इसका काम होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, भक्षण करना इसका काम। दूसरी आती है आपके पास में इयोसिनोफिल्स। इनकी मात्रा कितनी होती है, इनकी मात्रा लगभग 2 से 3% होती है। इनका काम क्या होता है, ये एलर्जी तथा परजीवी संक्रमण के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। फिर तीसरी आती है आपके पास में बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती है ये सबसे कम होती हैं। सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, बेसोफिल है भैया। कितनी, 0.5 से 1% ही पाई जाती हैं। अब ये जो आपकी बेसोफिल्स होती हैं ना, ये 3 तरह के रसायनों का स्त्राव करती हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। ये तीनों तरह के जो रसायन है ये बेसोफिल के द्वारा छोड़े जाते हैं। और बेसोफिल काम क्या करती है भैया, आपके शरीर में सूजन आती है या कोई एलर्जी होती है, सूजन या एलर्जी होती है, ये किसके कारण से होती है, ये बेसोफिल के कारण से होती है। फिर मैं बात करता हूं दूसरी तरह की डब्ल्यूबीसीज के बारे में। यह है एग्रेनुलोसाइट, जिनके कोशिका दरों में कणिकाएं नहीं होती हैं। इनमें पहली तो होती है लिम्फोसाइट, जिनकी मात्रा होती है भाई 20 से 25%। ये 2 तरह की हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका आपको पता है भैया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं। बी लिम्फोसाइट जो है वो तरल प्रतिरक्षा संपन्न करती हैं और टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा को संपन्न करती हैं। फिर बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स जो होती हैं इनकी मात्रा कितनी है, 6 से 8%। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, ये है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को क्या कहते हो आप, स्क्वेंजर ऑफ द बॉडी। बॉडी को साफ रखने का काम किसका है, मोनोसाइट्स का है। ये भी कौन सा काम करती हैं भैया, ये भी फेगोसाइटोसिस करती हैं, ये भी भक्षाणविक प्रकृति की होती हैं। वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था कि डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है, जो आकार में सबसे बड़ा होता है। पता है सर, कौन सा है, मोनोसाइट। संख्या में सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन है मेरे पास में। सबसे पहले है भाई एनीमिया। देखो एनीमिया किसको कहते हैं, जब मेरे पास में आरबीसी की संख्या घट जाए, क्या कहलाएगा, एनीमिया। ल्यूकेमिया किस अवस्था को कहते हो, जब आपके पास में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, ये क्या कहलाएगा, ल्यूकेमिया। तीसरा है पॉलीसिथीमिया, जब आपके पास में आरबीसी की संख्या ज्यादा होने लगे। किसकी संख्या ज्यादा होने लगे, आरबीसी की संख्या ज्यादा होने लगे। इस अवस्था को आप क्या कहोगे, पॉलीसिथीमिया कहोगे। और फिर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये क्या होती है, जब आपके पास में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाए, उसे क्या कहोगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रहे कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, तो रक्त स्कंदन के लिए आपको चाहिए कैल्शियम। किसकी आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से कौन सा पदार्थ रोकता है। देखो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि रक्त जब बहता है शरीर के बाहर तो इसे रोक दिया जाता है, इसे रक्त की क्लोटिंग कहते हैं। लेकिन रक्त तो नलिकाओं में भी बह रहा है, वाहिकाओं में भी बही तो रहा है शरीर के अंदर, यहां इसे जमने से कौन रोकता है, तो ध्यान रखोगे भैया, रक्त को जमाने वाली प्रोटीन कौन है, फाइब्रिन, और जमने से रोकने वाला कौन है भैया, हिपेरिन। कौन है, हिपेरिन। एक जीव होता है जोंक, कौन सा जीव होता है, जोंक। भैया जोंक जो होता है, इस जोंक की लार में भी आपको एक ऐसा पदार्थ मिलता है जो रक्त को जमने से रोकता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिरुडीन। क्या नाम है, हिरुडीन नाम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है। भैया हीमोफीलिया रोग जो है वो राजा महाराजाओं की वंशावली में मिलता है। इसी कारण से हीमोफीलिया को आप क्या कहते हो,
हीमोफीलिया को आप रॉयल डिजीज कहते हो। कौन सा रोग कहते हो? रॉयल डिजीज या फिर क्रिसमस रोग कहते हो। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन धागों में बदलने वाला एंजाइम कौन है भैया? थ्रोम्बिन है। कौन है? थ्रोम्बिन। ठीक है, पहले थ्रोम्बिन भी निष्क्रिय होता है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है भाई? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किस में बदलता है? फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिनोजन कैसा है? निष्क्रिय है। फाइब्रिन कैसा है? सक्रिय। ठीक है ना। आगे चलते हैं। रक्त स्कंदन के कैस्केड सिद्धांत के अनुसार कुल कितने क्लोटिंग फैक्टर हैं? 13 हैं। कितने क्लोटिंग फैक्टर हैं? कुल 13 क्लोटिंग फैक्टर हैं। ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? भैया सामान्य रूप से 50 से 55 लाख होती है आरबीसी की संख्या, लेकिन जब आप ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाते हो तो आरबीसी की संख्या कितनी मिलेगी आपको? 70 लाख मिलेगी। यानी कि आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पे क्या होगी? बढ़ जाएगी। कारण इसका क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर हवा का दबाव कम होगा, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो भैया, सिकल सेल एनीमिया जो है इसका क्लोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा संबंध किससे है? इसका सीधा संबंध हीमोग्लोबिन से है। यहां पर हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो है वो डिफॉल्ट हो जाती है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे एमिनो एसिड, जिसका नाम है ग्लूटामिक एमिनो एसिड, उसकी जगह पर वेलिन आ जाता है, जिस कारण से आपकी आरबीसी हशियाकार हो जाती है। इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब मैं बात करता हूं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया रक्त स्कंदन से संबंधित रोग है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? जब जब हीमोफीलिया ए की बात करेंगे तो हीमोफीलिया ए जो होता है बेटा, इसके अंदर रक्त क्लोटिंग करने वाला 8वां कारक नहीं बनता है, जिस कारण से रक्त की क्लोटिंग नहीं होती है। हीमोफीलिया बी की बात करेंगे तो यहां पर रक्त स्कंदन के लिए 9वां कारक नहीं बनता है, इस कारण से रक्त की क्लोटिंग नहीं होती है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दोनों के दोनों रोग किस गुणसूत्र से जुड़े हैं? एक्स क्रोमोजोम से जुड़े हैं भैया। कौन से क्रोमोजोम से जुड़े हैं? एक्स क्रोमोजोम से जुड़े हैं। लेकिन आपका हीमोफीलिया सी जो है ये एक्स क्रोमोजोम से नहीं जुड़ा है। इसमें कौन सा रक्त क्लोटिंग कारक नहीं होता है? 11वां रक्त स्कंदन कारक नहीं होता है। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि हीमोफीलिया सी जो है वो एक्स लिंक्ड ना होकर के कैसा है? ये बेटा ऑटोसोमल है। कैसा है? ऑटोसोमल है। ठीक है, यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में हीमोफीलिया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त वाहिका के अंदर अनावश्यक रूप से रक्त का थक्का जम जाना क्या कहलाता है? तो देखो, रक्त का अनावश्यक थक्का जमना यानी बाहर से कुछ नहीं आया, रक्त बह रहा था, बहते बहते रक्त का थक्का जम गया है, उसे क्या कहोगे भैया? थ्रोम्बोसिस कहोगे। क्या कहोगे? थ्रोम्बोसिस। यदि आपकी रक्त वाहिकाओं में कुछ बाहर से आ गया है, उसके कारण से थक्का बना है, क्या कहलाएगा? एम्बोलिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्बोलिज्म। यदि रक्त वाहिकाओं से रक्त बाहर निकल गया है और त्वचा के नीचे थक्का बना रहा है, उसे क्या कहोगे भैया? हेमेटोमा कहोगे। क्या कहोगे? हेमेटोमा। और यदि रक्त जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त वाहिकाओं से बाहर निकल गया है, उसे क्या कहोगे? हेमरेज कहोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मायोजेनिक हृदय की मुख्य विशेषता क्या होती है? देखो भैया, मायोजेनिक हृदय किसे कहते हैं? वह हृदय जिसमें धड़कन जो है वो मांसपेशियों द्वारा बनती है, वो हृदय मायोजेनिक हृदय कहलाता है। और दूसरा हृदय होता है न्यूरोजेनिक। एक तो कौन सा है? मायोजेनिक। दूसरा कौन सा है? न्यूरोजेनिक। भैया न्यूरोजेनिक हृदय जो होता है उसके अंदर धड़कन कहां से बनती है? तंत्रिका से बनती है भैया। कहां से बनती है?
तंत्रिका से बनती है, नर्वस सिस्टम से जहां पर आपके पास में क्या बनती है, धड़कन बनती है, उसे क्या कहोगे, उसे न्यूरोजेनिक कहोगे। कौन सा, न्यूरोजेनिक। और जहां मांसपेशियों से बने उसे मायोजेनिक। मनुष्यों में या स्तनधारियों में किस प्रकार का मिलता है, सभी कोऑर्डिनेट्स में आपको किस प्रकार का हृदय मिलता है भैया, ये मिलता है मायोजेनिक। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट और मोलस्का के अतिरिक्त जहां भी हृदय मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूरोजेनिक मिलेगा। कोऑर्डिनेट और मोलस्का में मायोजेनिक होगा। रक्त समूह की खोज किसने की भैया, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे। ठीक है। रक्त समूह का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद किस पदार्थ के कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है कि रक्त समूह का निर्धारण हमेशा किससे होगा, एंटीजन से होगा। किससे होगा, एंटीजन से। यह ध्यान रखें, रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन से। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास में रक्त समूह है ए टाइप का, इसका मतलब है मेरी आरबीसी के ऊपर कौन सा प्रतिजन है, ए प्रतिजन है। ठीक है। अधिक सटीकता से आरएच फैक्टर के साथ वास्तविक सार्वत्रिक दाता कौन सा ब्लड ग्रुप है। देखो भैया, वैसे तो सार्वत्रिक दाता होता है ओ नेगेटिव, सॉरी ओ होता है, और सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी। कौन सा होता है, ए बी होता है। ठीक है। सार्वत्रिक दाता कौन है, ओ, और ग्राही कौन है, ए बी। देखो ग्राही दाता देखते कैसे, जो दे रहा है उसका देखना है एंटीजन, और जो ले रहा है उसकी देखनी है एंटीबॉडी। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए ये किसी को भी दे सकता। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी से भी ले सकता। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। जहां मैं कहता हूं भैया पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहां आरएच की क्या है, एंटीजन है। और भैया एंटीजन है तो क्या ये सबको दे पाएगा क्या, नहीं। ओ को सार्वत्रिक क्यों बताया था, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं था। यानी ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में जिसके पास एंटीजन नहीं होगा वो क्या होगा, सार्वत्रिक दाता होगा। ओ पॉजिटिव के पास तो आरएच का एंटीजन है, लेकिन ओ नेगेटिव के पास नहीं है, इसीलिए सार्वत्रिक दाता कौन, ओ नेगेटिव। वैसे ही लेने वाले की बात करूं, ग्राही की बात करूं, तो ग्राही का क्या देखना है भैया, ग्राही का देखना है एंटीबॉडी। अब किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास में जो एंटीजन होता है वैसा एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। ए बी के पास में दोनों तरह के एंटीजन है, इसके पास में किसी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि ये सबसे ले सकता है। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं बेटा, जब मैं कहता हूं कि ए बी नेगेटिव है, इसका मतलब है इसके पास में आरएच का एंटीजन नहीं है। भैया एंटीजन नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है। इसी कारण से आपका ए बी जो है नेगेटिव वाला, वो सार्वत्रिक ग्राही नहीं होता है, बल्कि सार्वत्रिक ग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव। ये तो है बेटा ग्राही, ध्यान रखना, सार्वत्रिक ग्राही, और ये है सार्वत्रिक दाता। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक आरएच नेगेटिव महिला का गर्भस्थ शिशु आरएच पॉजिटिव है तो दूसरी गर्भावस्था में कौन सी घातक बीमारी होगी। भैया ये रही, इस प्रश्न को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें, बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस रोग में क्या होता है कि माता जो है, पहली बार माता कैसी है, आरएच नेगेटिव, इसके अंदर गर्भावस्था में शिशु कैसा आ गया, आरएच पॉजिटिव। भैया इसके पास क्या है, एंटीजन, और माता के पास में एंटीजन नहीं है, यानी माता में क्या बन सकती है, एंटीबॉडी। अब जब पहला शिशु आया तो माता में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन ये एंटीबॉडी बनते बनते प्रसव हो जाएगा, पहला शिशु जन्म ले लेगा। अगर अब दोबारा ऐसा शिशु आया तो माता के शरीर में क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। अब दोबारा अगर ऐसा शिशु आएगा तो माता का शरीर उस शिशु को मार देगा, क्योंकि उसके पास क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है। इस रोग को आप क्या कहते हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हो, या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। भैया ये होता है आरएच नल ब्लड ग्रुप। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और
आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।